हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मैंने कल आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था, हमने फेस टू फेस को आपके प्यार और आपके हौसले की वजह से थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, फेस टू फेस। आज आपकी सुनते हैं दोस्तों। आज हमारे पहले एपिसोड में जिस विषय को हमने कवर किया है वो हमारे हर भारतीय के दिल और दिमाग के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, हमारे दिल दिमाग में मोर्चा कर चुका है, घर कर चुका है। और वो विषय है दोस्तों कश्मीर। कश्मीर में कैसे फैला आतंकवाद, कैसे वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित करके परेशान करके भगाया गया, कैसे 370 हटी, और 370 हटने के 2 साल बाद कश्मीर के क्या सूरत हाल हैं। दोस्तों, कश्मीर को दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एक तो हमारी नज़रिए से देखा जा सकता है, जो हम दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में कहीं भी हम रहते हैं और कश्मीर को देखते हैं। एक कश्मीर को देखने का नज़रिया ज़रूर हमारे जहन में होना चाहिए। वो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडित के नज़रिए से हमें कश्मीर को समझना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर को लेके हमारे लिए जो चीज़ नॉर्मल है, हो सकता है एक हमारे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू भाई के लिए वो चीज़ नॉर्मल ना हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया उस शख्स का जिसको मैं कश्मीर की समस्या को लेकर, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं की समस्या को लेकर, 370 को लेकर एक लास्ट वर्ड मानता हूं। और मुझे ये यकीन था कि जब मैं उनसे वार्ता करूंगा, जब मैं उनकी सुनूंगा, तो चाहे मैं 10 बार कश्मीर जा चुका हूं और मैंने 10 किताबें कश्मीर पर पढ़ी हों, लेकिन उनसे जो मुझे सीखने को मिलेगा वो एक अपने आप में खुद एक किताब होगी, एक कुरान होगी। तो मैंने सोचा वो शख्स कौन है जो हमें और आपको कश्मीर के बारे में वो बातें बताए, वो छान के वो चीज़ें मोती निकाले जो जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। तो मैंने दोस्तों बड़ी शिद्दत से 10 सवाल तैयार करे और मैंने उनसे कहा कि ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा का मतलब ये होता है कि वो कुछ बोलें, मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं, वो कुछ बोलें। मैंने कहा साहब ऐसा है, सिर्फ मैं पूछूंगा 2-4 लाइन में एक सवाल, आप जवाब दीजिएगा। जनता मुझे नहीं, जनता आज आपको सुनना चाहती है। फेस टू फेस के सब्सक्राइबर्स आपको सुनना चाहते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए क्या कोई शख्स सुशील पंडित जी से बेहतर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आज हमारे शो के फेस टू फेस आज आपकी सुनते हैं कि पहले एपिसोड के पहले गेस्ट हैं श्री सुशील पंडित जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और कश्मीर को एक कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, वो व्यक्ति जो प्रतीक बन गया मीडिया में कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं के लड़ाई का, जिसने पहले दिन से आखिरी दिन तक चैन से ना बैठने की कसम खाई है जब तक वो कश्मीर को कश्मीरी हिंदुओं के लिए नॉर्मल नहीं कर देता, सामान्य नहीं कर देता। तो लेट अस वेलकम सुशील पंडित जी एंड डू वॉच द एंटायर प्रोग्राम, ऑल द 10 क्वेश्चंस फॉर 1.5 आवर। सीए के टाइम पर एक फिर अपनी बात खत्म करूंगा, एक नारा चला था, वो आपने भी उसका जिक्र किया, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, सुना होगा आपने जी। तो चलिए अगर मैं ये मान लूं कि पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, कश्मीर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले सभी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, तो रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सुशील पंडित जी, आपसे, आपके परिवार से, कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी हिंदुओं से, आपकी माँ बहनों बेटियों से, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद आपसे हाथ जोड़ के जो हुआ उसके लिए माफी मांगता। मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत गलत सच में, हुआ, सच में। हमें माफ कर दें, कम से कम मुझे माफ कर दें। सुशील जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, पार्ट ऑफ आवर शो, एंड इट इज अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू हियर। सर, मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे न्योता दिया और अपनी इस बातचीत में मुझे शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, जहां तक धैर्य की, हिम्मत की, हौसले की, जिद की
रेजिलियंस की, परसिवेरेंस की, दृढ़ता की बात आती है, तो आपके सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा, बहुत बौना महसूस कर रहा हूं। तो आप जैसी शख्सियत के सामने अगर मैं नर्वस हो जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज कंडोन इट। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रिजवान नहीं साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल। आ, इसमें एक शब्द भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा है। और जी दूसरी बात, आपने ये कहा कि चर्चा में शामिल करने के लिए, सुशील जी, चर्चा उसको कहते हैं जहां मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, हम आपकी कुछ सुनेंगे, आप हमारी कुछ सुनेंगे। तो लेट मी टेल यू कि मुझे जो मेरे फेस टू फेस पे मेरे साथी हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझे बहुत सुन चुके हैं, शायद उनके कान पक गए मुझे सुनते सुनते। तो आज का ये शो, सुशील पंडित जी, ये चर्चा नहीं है, ये इनफॉर्मल नहीं है। मेरे दिल में बहुत से सवाल कई सालों से गूंज रहे हैं, उनका जवाब मुझे आपसे चाहिए। मैंने कश्मीर को बहुत स्टडी किया है, लेकिन अपनी स्टडी को लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने के लिए सुशील पंडित जी से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। तो मैं आपसे बिल्कुल फॉर्मली, विद इन द एटिकेट्स, मैं आपसे सीधे सीधे सिर्फ सवाल पूछूंगा, फिर मैं चुप रहूंगा। आप ही बोलेंगे, मैं भी आपको सुनूंगा, और हमारे दर्शक भी आप ही को सुनेंगे। तो ये चर्चा नहीं है, ये सुशील पंडित जी का एक फॉर्मल, एट लेंथ कश्मीर को लेके इंटरव्यू है, एंड देयर कैन बी नो पर्सन बेटर देन यू। सर, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं सर। तो सुशील जी, मैं सीधे सीधे अपने पहले सवाल पर आता हूं, जो मैं और देश की जनता आपसे सुनना चाहती है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हुए अब 2 साल होने को आ गए, 2 साल हो गए। एक बंद कमरा हो, उसको अगर 70 साल बाद खोल भी दिया जाए तो कुछ वक्त लगता है उससे सीलन की बदबू जाने में। जाड़ों में हम लोग अपने कपड़े जो गर्मियों के बाद जाड़ों से आने से पहले निकालते हैं, उन पे भी हम लोग 4-5 दिन धूप लगाते हैं ताकि उसकी बदबू जाए। तो कश्मीर 370 के चलते मैं मानता हूं 70 साल बंद रहा है, कैद में रहा है, सील गया है। लेकिन अब उस कैद को, उस ताले को खुले, सुशील पंडित जी, 2 साल हो गए हैं। जब 370 एब्रोगेट हुआ था तो बड़ा यूफेरिया था, बहुत ही एस्पिरेशंस थे, बहुत खुशी का माहौल था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी जुबानी, कि जो आपके आपके बतौर हम सब भारतीय कश्मीर में इंटरेस्टेड हैं, कश्मीर हमारे दिल में है, लेकिन हमारे पायदान से ऊपर आपका पायदान है कश्मीरी हिंदूज का और कश्मीरी पंडित्स का। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि इस 2 साल बाद जो आपके एस्पिरेशंस थे और आपकी उम्मीदें थी, इस वक्त आप 2 साल बीतने के बाद हैप्पी विद द प्रोग्रेस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या अभी भी 370 के एब्रोकेशन से क्या क्या लाभ होते उसको लेके कंफ्यूज्ड हैं? रिजवान भाई, मैं 370 की निरस्त होने से बहुत अपेक्षाएं पाले बैठा था, और इस कारण मुझे बहुत सी मायूसी है। लेकिन इसमें मैं 370 का निरस्त होना, निष्प्रभावी होना, उसको कतई कम नहीं आंक सकता। तो इन दो बातों के बीच मन झूलता है। 370 का निरस्त होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये 2 साल बाद की मायूसी के बावजूद मैं इसे कह रहा हूं, और उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से आपके सुनने वालों को भी मैं चाहूंगा कि वो समझें कि 370 थी क्या ऐसी चीज। देखिए, ये भारत के बंटवारे के फौरन बाद जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उसमें एक प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद के माध्यम से, 370 के माध्यम से। और इस माध्यम से जो प्रावधान किया गया, उसका नतीजा यह निकला कि इस देश का वही संविधान जिसमें 370 था, वो कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इस देश को
चलाने वाली, जिस संविधान से चलाती थी देश की सबसे बड़ी संस्था संसद, उसके अधिकार क्षेत्र से कश्मीर बाहर रख दिया गया था। इस देश के सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कश्मीर नहीं था, इस देश के इलेक्शन कमीशन की हद के बाहर था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की हद के बाहर था, और यहां तक कि इसी के चलते यह भी मांगा गया कि कश्मीर का अलग झंडा हो, अलग संविधान हो, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाए, वजीर आजम कहा जाए, और वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को एक परमिट लेने की जरूरत हो, गोया एक वीजा मांग रहे हो किसी दूसरे देश जाने के लिए। ये सब विकृतियां मानो कम थीं तो 35A, उसी 370 की रूह से 35A भी दिया गया, जिसके तहत कश्मीर की व्यवस्था को अपने नागरिक परिभाषित करने की, डिफाइन करने की आजादी मिली। और उसके चलते उन्होंने कश्मीर के स्थायी नागरिकों को कुछ ऐसे हक दिए और वहां पर रहने वाले, पीढ़ियों से रहने वाले कुछ नागरिकों के ऐसे हक छीने कि इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है कि 60-60, 70-70 साल रहने के बाद भी वो वहां की विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते थे, वहां की पंचायत में वोट नहीं डाल सकते थे, चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां मकान नहीं बना सकते थे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे वहां, लेकिन लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो देश की लोकसभा के लिए वोट डाल सकते थे, विधानसभा के लिए नहीं डाल सकते। ऐसी विकृतियां आई कि वहां के दलित सफाई कर्मचारी के अलावा कोई और काम करते तो वहां से बेदखल कर दिए जाते उसकी नागरिकता से। वहां की बेटी अगर बाहर शादी कर लेती तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार छिन जाता। अपनी मां की जमीन जायदाद वो नहीं ले पाते। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जब 370 के माध्यम से आई, इसका मतलब क्या था? और जब मैं कहता हूं कि ये बंटवारे के फौरन बाद किया गया प्रावधान था, तो आप समझिए बंटवारा किस वजह से हुआ। बंटवारा इस वजह से हुआ कि ये कहा गया कि एक हिंदू बहुल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हम हिंदू शासन के तहत नहीं रह सकते, क्योंकि बहुमत होगा, लोकतंत्र होगा तो बहुमत का शासन होगा, बहुमत है तो हिंदू का है। तो फिर चाहे वो संविधान सेक्युलर ही क्यों ना हो, और फिर चाहे उस संविधान सभा में हमको शुमालियत का मौका भी मिला, और यह भी तय किया गया कि वोट डाल के वहां पर कोई कानून नहीं बनेगा, एक राय से सब कानून बनेंगे, इसके बावजूद हम ऐसी व्यवस्था में नहीं रहेंगे और हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। तो जब इस बिना पर बंटवारा करवा लिया गया, दंगे करवाकर, हिंसा करवाकर, और उस बंटवारे से निकल करके आया ये कटा फटा लहूलुहान देश अपनी ही सीमा के भीतर एक ऐसी व्यवस्था बना डालता है जो उसी बिना पर आधारित है कि हम भारत के संविधान के तहत नहीं रहेंगे, भारत की संसद के बात नहीं मानेंगे, अपनी शहरियत अपने आप डिफाइन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स तक नहीं दिए उन्होंने उस कश्मीर के संविधान में जो भारत के संविधान में थे। तो मैं क्या मानूं, ये यही व्यवस्था थी कि भारत की भूमि पर एक पाकिस्तान बना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भारत के अगल बगल बनाया गया और उसी बिना पर, उसी लॉजिक पर, उसी औचित्य पर बनाया गया। अब वो भारत की सीमा के अंदर आपने बनाने दिया, उन्होंने मांग लिया, चलिए मैं समझ सकता हूं कि वो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन अपने सेक्युलरिज्म में, अपनी संसद की पंथ निरपेक्षता में, अपने संविधान की पंथ निरपेक्षता में आपको खुद यकीन नहीं था, तो आपने उसको कश्मीर से अलग रखा। यह एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी।
ये एक बहुत बड़ा उपहास था, हमारे संविधान पर एक बदनुमा लानत थी, दाग था। और ये रियायत दे करके आपने दिल जीतने की कोशिश की उस जहनियत की जो आपका होना ही नहीं चाहती थी। एग्जैक्टली। और आपने कोशिश की कि इस तरह की रियायत देकर, इस तरह के एक्सेप्शंस बनाकर आप दिल जीत लेंगे। उन्होंने घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया 40 साल के अंदर। तो इस तरह की तजवीजें देने वाली मानसिकता। और फिर आप सोचिए, आपको हैरानी होगी, शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए 1953 में, 35A आया 1954 में। आप इसको शेख अब्दुल्ला के ऊपर नहीं मर सकते। अब तो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे और यहां नेहरू थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिख करके पूछा कि आप ये क्या करने चले हैं, क्या ये संविधान सम्मत है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये मॉरल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? आप संसद में भी नहीं ले जा रहे हैं इसको, आप केवल एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के तहत इतनी बड़ी ऊंची दीवार खड़ी कर रहे हैं कश्मीर और भारत के बीच। तो ये सब कंप्लीट वर्क्स ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में है, एलाइड पब्लिकेशंस ने 14 वॉल्यूम का छापा है, उसमें ये चिट्ठी है। और उस चिट्ठी के जवाब में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि आपने जो सवाल पूछे सही हैं, लेकिन इसका जवाब मैं ऑफ द रिकॉर्ड दूंगा। वो चिट्ठी भी है। ऑफ द रिकॉर्ड दोनों में क्या बात हुई वो तो रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन यह विकृति, यह परवर्जन इस देश की पॉलिटी ने, इस देश की नेतृत्व ने होने दिया, हुआ, और उसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को किया गया फैसला इस मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि जब यह फैसला हमारी संविधान सभा ने लिया तब यह पट्टी लगा दी गई थी कि देखिए अभी हालात ठीक नहीं है, युद्ध है, आधा थोड़ा बहुत क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, मामला UN में है, जैसे ही स्थितियां ठीक होंगी ये हट जाएगा, इसलिए इसको टेम्पररी और ट्रांजिएंट कहा गया। लेकिन उस पर भी एक विकृति है कि टेम्पररी प्रोविजन 70 साल तक टेम्पररी बनकर पड़ा रहा, क्योंकि इस देश में इच्छा शक्ति की कमी थी। लोगों ने भाषणों में, अपने मैनिफेस्टोज में, अपने नारों में बहुत कुछ कहा, लेकिन जब करने पे आए इस पर आंख मूंद ली। तो ये एक जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ये कदम उठाया गया। तो इस मामले में ये ठीक रहा और ऐतिहासिक रहा। बल्कि तो 370 के हटने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर जो पाकिस्तान और चीन को तिलमिलाहट हुई है, उसका सबूत है कि हमारे संविधान में रहकर 370 किनका काम कर रहा था, किनका काम कर। जी। लेकिन मेरी मायूसी का जो कारण है वो मैं आपको बहुत चंद लफ्जों में बताऊं, वो ये है कि ये एक व्यवस्था थी जो कागज पर थी, इसकी हटने की घोषणा संसद में हुई और इसका अनुमोदन हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने हस्ताक्षर करके कर दिया। लेकिन इसकी छत्रछाया में जो 70 साल एक व्यवस्था पनपी, वो एक घोषणा और कागज पर हस्ताक्षर करके नहीं जाती। ये केवल उस व्यवस्था के खिलाफ आपके युद्ध का ऐलान है। ऐलान है, ऐलान। वो युद्ध तो जमीन पर लड़ना है। बस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन साहब यही था, यही नहीं लड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा आपसे दूसरा सवाल बस यही है, आपने उत्तर देना शुरू कर दिया कि क्या 370 को एकेडमिकली कागजों पे हटाना इज द पनीसिया ऑफ ऑल इल्स, ये कोई संजीवनी बूटी है, या इसको कागजों पे हटाने के अलावा भी आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं कि धरातल पर ये हटने के बाद कैसे काम होना चाहिए कि इसका असली असर कश्मीर को और खास तौर से कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं और पंडितों को नजर आए? देखिए, आप एक बहुत मारूफ वकील हैं, इसलिए आप ये अच्छे से समझेंगे कि एक डी जोरे व्यवस्था होती है और एक डी फैक्टो व्यवस्था होती है। जी जी जी। 370 जब तक हमारे संविधान में था, वो एक डी जोरे व्यवस्था थी। ठीक है, ठीक है। उसको एक इंस्टीट्यूशनल सैंक्शन प्राप्त थी। ठीक है। आपने उसे हटाकर
जी, उसके औचित्य को समाप्त कर दिया, उस व्यवस्था के, हमारी सीमा के अंदर एक पाकिस्तान के बनने का जो एक सहमति थी उसको विड्रॉ किया। लेकिन उस सहमति की छत्र छाया में जो पाकिस्तान पनपा, एक व्यवस्था पनपी, पनपी, वो एक डी फैक्टो व्यवस्था है। उसको डिसमेंटल करना, उसको पुर्जा पुर्जा करना, उसको साफ करना, उसकी जगह अपनी व्यवस्था लाना, ये काम है। और ये चुटकी में स्विच ऑन स्विच ऑफ करके नहीं होता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उस दिशा में आप काम करते दिखें, ऐसे निर्णय लेते दिखें, उस तरफ कदम बढ़ाते दिखें, तो एक धैर्य इंसान पाल लेता है कि चलिए देर सवेर वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम नहीं कह रहे थे कि तुरंत फुरत ठीक हो जाए, लेकिन हमने देखा कि दिशा में कदम उठने की जगह आप उल्टी दिशा में चल पड़े। कैसे? 31 मार्च 2020 में, मैं आपको याद दिलाऊं कि 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था इस देश में पिछले साल। जी हाँ। और वो ऐसा लॉकडाउन था कि साहब हाईवेज बंद हो गए, रेलवेज बंद हो गई, हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए, सरकारी दफ्तर बंद हो गए, निजी संस्थान, मकान, दुकान, सब लोग अपने दरवाजों के पीछे बंद हो गए। जी। और ये 3 हफ्ते का लॉकडाउन था। अभी हफ्ता भर नहीं हुआ था, 31 मार्च को भारत के गृह मंत्रालय ने, जो कि अब कश्मीर का व्यवस्थापक है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल बिल्कुल, एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया कि कश्मीर में जो 15 साल से रह रहे हैं वही वहां के स्थायी नागरिक, डोमिसाइल सिटीजन माने जाएंगे और उन्हें वहां की हर नौकरी पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। अब जिस कश्मीर को 70 साल अपने 370 की किलेबंदी में रखा है, शेष भारतीय नागरिकों का वहां घुसना मुश्किल है, वहां रह पाना मुश्किल है, काम कर पाना मुश्किल है। अभी आपने उसका एक डी जूरे ढक्कन खोला है। ठीक है अभी वहां जाने लायक वो बना नहीं है जी। अभी आपने व्यवस्था को बदलने की घोषणा की है, घोषणा की व्यवस्था है, बदली नहीं है। बदली नहीं है। और ऐसे में आप 15 साल ऊंची एक दीवार खड़ी कर दें, कौन जा पाएगा, क्या बदल पाएगा वहां? और ये किसके लिए किया है आपने? किसी ने मांगा नहीं था। मैंने इस पर किसी का कोई मेमोरेंडम, कोई आग्रह, कोई चार्टर, कोई आंदोलन, कुछ नहीं सुना। ये इतने भीषण लॉकडाउन में छुपते छुपाते आपने किसको खुश करने के लिए ये काम कर दिया? और फिर पता चलता है कि साहब आप 370 के ही प्रावधानों को पिछले दरवाजे से चुपचाप वापस ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्या कारण? तो यहां से एक बहुत बड़ा शक पैदा होता है कि आपकी मंशा क्या है। आपको खुश करने के लिए यही रियायतें देना कौन सी मजबूरी है? और ये रियायतें किस जहनियत से आप दे रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या अचीव कर पाएंगे? तो ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद भी और ऐसे कई निर्णय लिए जाते रहे जिससे लगा कि 370 का जो असर, जो फल आना चाहिए था, वो नहीं आएगा। ओके। ऐसे ही और भी कई बातें। अब जैसे मैं आपको बताऊं, 12 दिसंबर को 2019 को सीएए इस संसद ने पास किया और इस संसद के पास होते ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। आज तक एक भी हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, किसी को इस प्रावधान के तहत नागरिकता नहीं मिली है आज तक। 20 महीने से ऊपर हो गए रिजवान भाई। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए गए। सुशील पंडित जी, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कोविड कोरोना का कंसेशन नहीं दे सकते? देखिए, कोविड कोरोना का कंसेशन दे देते अगर आप 31 मार्च को, जो बाद में लाई गई व्यवस्था है, उसमें तो गजट नोटिफिकेशन आप कर देते हैं, संसद के सत्र बुला लेते हैं, क्रिकेट मैच करा लेते हैं, कुंभ करा लेते हैं, दुनिया भर की घोषणाएं और
राजनैतिक प्रशासनिक निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इसी को, केवल इसी को आप कोरोना से पीड़ित मानकर इस पर कोई काम नहीं करते। या तो कोरोना की वजह से आपके बाकी सब फैसले टल गए, भारत ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया हो, यहाँ क्या कहते हैं इसको आप, क्रिकेट की जो लीग होती है आईपीएल, वो होना बंद हो गया हो, ये सब चला, संसद बैठी, यही एक काम नहीं हुआ। तो क्या वजह है? मतलब शक तो पड़ता है कि आप इसी तरह देखिए, मतलब ऐसे बहुत से उलट काम हुए जिनकी वजह से शक पड़ता है। दूसरा एक और उलट काम यह हुआ कि जब कश्मीर के विषय में बहुत नुक्ताचीनी हुई, बहुत आलोचना हुई, तो ऐसा कहा गया कि देखिए, आप होंगे यूरोपियन यूनियन, आप होंगे पाकिस्तान या चीन, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे दखल मत दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर उसी अंदरूनी मामले में दखल देने आप यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज को छुपते छुपाते घुमाने ले जाते हैं कश्मीर, जब आपके अपने सांसद नहीं जा पा रहे। फिर आप एक और टोली बनाते हैं यहाँ पे राजदूतों की, उनको ले जाते हैं और फिर उनसे ये तवक्को रखते हैं कि ये आकर के कहें कि यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, शांति है, लोग खुश हैं, आ जा रहे हैं, आमतौर पर जिंदगी चलती है वो मामूल पर है। तो भाई साहब, या तो ये अंदरूनी मामला है और इसमें किसी को लाने दिखाने की मजबूरी नहीं है, या फिर आप आज दुनिया भर से इसके सर्टिफिकेट जुटाना चाहते हैं, उन्हीं से जो आपकी तनकीद करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको आए दिन धता दिखाते हैं। तो साहब, आप डट के रहिए ना, एक जगह पर खड़े रहिए। आप क्यों अपनी ही सिद्धांतों को, अपनी ही रेड लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं? तो फिर चुनौतियों के सामने आपसे क्या तवक्को रखी जाए? बहुत सी चीजें जो हमको बेहतर नजर आती हैं, वो जब हम आपसे पूछते हैं आपके नजरिए से, तो हम सही चीज जान पाते हैं। इसीलिए कश्मीर को समझने के लिए मेरे हिसाब से, मैंने बहुत पढ़ा है कश्मीर, आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर द अग्रीव्ड पार्टी। हम लोग तो दूर बैठे हैं, हमारा दिल आपके साथ है, पर हमने सफर नहीं किया है। जो कब्र की तंगी होती है वो मुर्दा ही जानता है, और वो आपने समझी है। तीसरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा इसमें हटते हुए, थोड़ा पीछे जाते हुए, सुशील पंडित जी, हम लोगों को जो पढ़ाया गया वो ये पढ़ाया गया कि जो ये कश्मीर की प्रॉब्लम थी, जो 89 के बाद, 87 के बाद उठनी ज्यादा शुरू हुई, हम लोगों ने कश्मीर को 87 के बाद ज्यादा पढ़ना शुरू किया। जो ज्यादा थोड़े इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने पूरा जो आपने बताया, शेख अब्दुल्ला का जेल जाना वगैरह वगैरह, वो सब पढ़ा है, वो एक अलग बात है। आम भारतीय की बात कर रहा हूं। क्या ये वाकई जो बताया जाता है और जो सेकुलरिस्ट बोलते हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम थी, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम थी, या जो आप लोगों ने कश्मीर में जो ये मिलिटेंसी आई और जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा आपने झेला, या ये सब अंदर ही अंदर मुस्तफा के गुलाम थे जो निजाम मुस्तफा चाहते थे? ये कहानी क्या है? या इन सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक बहाना बना के अपने जिहाद का, अपने निजाम मुस्तफा का एजेंडा चला गया? व्हाट इज द ट्रुथ? जी, मुझे लगता है कि जो आपने दूसरी बात कही है वो ज्यादा माकूल है। ओके। क्योंकि इसकी वजह सामने दिखती हैं और इसके लिए सतह खुरचने की बहुत जरूरत नहीं है। ओके। ये नारों में दिख जाती है, बेसाख्ता मुंह से निकल जाती है ये बात, आप लाख छुपाना चाहें। लाख छुपाना चाहिए। अब वो जब आप किसी से पूछते हैं आजादी का मतलब क्या, और वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप उसका क्या मायने रखेंगे? क्या मायने? फिर वो कहता है कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, उसी से पूछेंगे। तो फिर वो तो अपने मुंह से बोल रहा है। फिर वहां पर जो तंजीमें चल रही हैं, उन्होंने अपने नाम क्या रखे हैं? एक ने जैश ए मोहम्मद रख लिया है, एक ने लश्कर तैयबा रख लिया है, एक ने हिजबुल मुजाहिदीन रख लिया है। क्या है? तो वो तो खुद बता रहे हैं कि हम कौन हैं और हम चाहते क्या हैं। पैमाना खुद छलक रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है उसमें। अब लोग कहते हैं कि इन्हें जिहादी मत कहिए, वो खुद को मुजाहिद कह रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है भैया? वो खुद कलमे पढ़ रहे हैं, तो वो खुद कह रहे हैं।
हाँ, हाँ, खुद कहता तो है। वो तो खुद कह करके बोल रहे हैं आपको, आपने मुगालते पालने का ठेका ले रखा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी तो नहीं है। उन्होंने फिर एक, मस्जिदों से अल्लाह अकबर बोला है तो उन्होंने बोला, हमने थोड़ी कहा था बोलो। हाँ, 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 तो हाँ। मुझे तो ये सब पढ़ने की समझने की जरूरत भी ना पड़ती अगर जी, मैं इस अनुभव से गुजरा ना होता। जी, 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 बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। तो ये एक इशू है कि ये साफ तौर पर अलहदगी का जो एक जहनियत है ज़हनियत है, और एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। तो उसके नतीजे में आप ये मंसूबा पाले बैठे हैं और आप चाहते हैं, ये कहते हैं कि ये आपका हक है। तो लेकिन फिर बाकियों के हुकूक हम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ये बिल्कुल, है आपकी जहनियत कि आप ही बिल्कुल, हाकिम हो और हम ही महकूम हों। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, अगर ये आपको आपकी तरबियत बताती है तो माफ कीजिएगा, मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं इसके साथ नहीं हो सकता कि बिल्कुल। कोई महकूम होने के लिए पैदा हुआ हो और कोई हाकिम होने के लिए पैदा हुआ हो। हम कोई एक भी रीज़न जमहूरियत का हिस्सा हैं और बिल्कुल। उसमें हम बराबर के शहरी हैं। और अगर आप उस जमहूरियत का बेजा इस्तेमाल करेंगे इस जमहूरियत को ही उखाड़ फेंकने में, उखाड़ने फेंकने। तो फिर उसके नताइज भी बुरे होंगे, ठीक नहीं होंगे। इसलिए इस व्यवस्था में रह करके इस व्यवस्था को पोषित कीजिए, इसको बिगाड़िए मत। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही, आग्रह है और कुछ बिल्कुल सही। सुशील पंडित जी, एक और थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा शायद आपको मुश्किल पड़ सकता है, पर आपने बहुत कुछ झेला है, हर तरह के आप सवालों के जवाब दे चुके हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं ने और कश्मीरी पंडितों ने झेला, कश्मीरी पंडित उनकी आज़ादी के नारों का विरोध नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ लाल चौक पे नारे नहीं लगा रहे थे, उनके खिलाफ हथियार पत्थर नहीं उठा रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ 87 88 की। जी, जो आप लोगों ने उसके बाद बिल्कुल बेजा, नाजायज जो आप लोगों ने झेला, उसकी एक वजहत पाकिस्तान है, एक वजहत कांग्रेस है, एक वजह फारूक अब्दुल्ला शेख फैमिली को भी कहा जाता है, एक वजह उसकी हुर्रियत भी कही जाती है। ये सारी चीजें ओवरबोर्ड हैं, ये सबको पता है जिन्होंने कश्मीर पर किताबें पढ़ी हैं। क्या इसके अलावा एक आम कश्मीरी मुसलमान इन सब का साइलेंट सपोर्टर था, इन कनाइवनेंस था, जानबूझ के आप लोगों की दर्द की तरफ अपनी पीठ कर रहा था, और उस वो एक मेन वजह बनी जो कश्मीरी हिंदू और पंडितों को ये झेलना पड़ा। अगर आम कश्मीरी मुसलमान आप लोग के लिए लाल चौक पर निकल आता, तो क्या आप लोगों का ये हाल और इस तरह का एक्सोडस आप लोगों को झेलना पड़ता? बड़ा तकलीफ दे सवाल है। तभी मैंने कहा था तकलीफ दे सवाल है, और देश सच सुनना चाहता है। पर देखिए, बस मैं ऐसे बहुत से वाकयात हैं, जी, ऐसे बहुत से वाकयात हैं। अब जैसे मेरा एक दोस्त है रशनी खेर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा है वो उसने मुझे अपने मुंह से कहा कि मैं जिन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता हुआ बड़ा हुआ, उन्होंने ही आकर मेरा घर लूटा। क्या बात है, क्या बात। और ये वो आज भी कहता है तो उसकी आवाज भर्राती है। ये भी एक वाकया गुजरा, मैं नाम लूंगा, टेलीकॉम इंजीनियर थे बालकृष्ण गंजू। जी, जी, वो श्रीनगर के सिटी टेलीफोन एक्सचेंज में थे। जी, उन्हें ढूंढते हुए आतंकवादी उनके घर आए। यस, यस, यस। वो ड्रम में छुप कर बैठ गए। बहुत किताबों में जिक्र है ये। हाँ, वो जाने लगे तो पड़ोस की एक औरत यस, ऊपर से बताया। ऊपर से बताया कि ये यस, वहां छुपा बैठा है। वहां छुपा बैठा। यस, और ये फिर आए और ड्रम में ही उसको निकलने का मौका भी नहीं दिया, उसको गोलियां मारी। आई हैव रेड तो इट, आई हैव रेड। ये पड़ोस का मामला है। पढ़ा उसका। इसी तरह गिरिजा तिक्कू थी। वो आ, चली आई थी जम्मू, जी, तंबू में रह रही थी अपने परिवार के साथ। पैसों की तंगी थी तो उन्होंने फोन करके कहा कि मेरी सैलरी भिजवा दीजिए, उनसे कहा आकर के ले जाइए। वो अपनी सैलरी लेने कुछ महीनों बाद वापस गईं।
उन्हें अगवा कर लिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। चेहरा ढके हुए कुछ लोगों की आवाजें सुनकर उन्हें पहचान गई और कहा कि अरे तुम भी हो इनमें। माय उसे गॉड, जिंदा चीर दिया गया आरे के ऊपर। वेरी सैड, तो वेरी। प्राणा गंजू थी और प्रोफेसर गंजू थे। जब खटका लगा दरवाजे पर तो वो सहम गई, उनकी पत्नी प्राणा गंजू। तो उनके पति ने कहा, नहीं ये मेरे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के, ये मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने ही उन्हें अगवा किया, मारा, दोनों के शव मिले। ये सब बातें बाद में निकल करके आई। राणा गंजू के स्तन काट दिए गए। सरला भट्ट थी, वो सौरा इंस्टीट्यूट में नर्स थी। ऐसा शक किया गया उन पर कि उन्होंने उस बातचीत को सुन लिया है जिसमें वहां के कुछ डॉक्टर घायल मिलिटेंट्स की मदद करना, उनके इलाज करने की योजना बना रहे थे। उन्हें अगवा कर लिया गया। 7-8 दिन उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, बलात्कार हुए और उनका शव, निर्जीव शव, चौराहे पर फेंक दिया गया। तुम लेकिन ऐसे भी लोग कहते हैं कि जब हम निकल रहे थे तो बिलख रहे थे पड़ोस में। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जब हम तंबुओं में रह रहे थे तो हमारे साथ ताजियत करने आए कश्मीर से। मैं क्या कहूं, एक ब्रश से सबको नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्सरियत में क्या हुआ, लोग कहते हैं हम क्या करते, मजबूर थे, उनके हाथ में बंदूक थी, हम चाहते भी तो कुछ नहीं कर सकते थे। हमने कहा चलिए साहब, मान लिया, आप हमसे भी चाहते यही भी तो कहा, कुछ नहीं कर सकते थे। जब मैं लेकिन हाँ, मुझसे भी यही कहा गया था जब मैं सर्वे पे गया था। जी जी। हाँ, तो ठीक है साहब, सबके हाथ में बंदूक नहीं थी, जिनके हाथ में थी उनकी चलती थी। लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे घरों में जो घुस आए, यस हमारे मंदिरों को जिन्होंने तोड़ा, हमारी यस दुकानों को जिन्होंने लूटा, यस हमारे यस, कारोबार जिन्होंने तहस नहस कर यस दिए, नहीं कर दिए, हमारे बागीचे जिन्होंने हथिया लिए, हत्या लिए। उनके हाथ में तो बंदूकें नहीं थी। यस यस, वो इसके बेनिफिशियरीज हुए जो बड़ी तादाद में है, बड़ी तादाद। जिन्होंने कैंपों में आकर हमसे कहा कि देखिए आपका घर तो है, हम हमारे ही पास है, आपको पैसों की जरूरत होगी, हमारे हाँ, पास तो इतने ही हैं, इसमें अगर आपकी बात बनती हो तो दे दीजिए, वरना रहने दीजिए, है तो है ही हमारे पास घर। तो औने पौने में बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जमीनें और घर ले जाने वाले, जिन्हें मालूम था, उन्होंने मुंह पर कहा कि हमें मालूम है इसकी कीमत इससे ज्यादा है, लेकिन हमारे पास इतने ही है, अभी ले लो तो ये मिल जाएंगे, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। और जिसको अपने माँ बाप का इलाज कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, और उसके पास मोहताज है, वो पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो इस तरह डिस्ट्रेस सेल्स हुई और उसके बेनिफिशियरीज हैं आज भी। मतलब जब आप जाते हैं, रवैया देखते हैं, तो पाते हैं कि उसके हाथ में बंदूक होना जरूरी नहीं है, नहीं, उसके चेहरे पर जो भाव है, जो भाव है, जो बेशर्मी है, बिल्कुल बिल्कुल, या वो जो एक हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे वो पूछता है जाते ही, ये नहीं पूछता है कि कैसे हो, ये पूछता है कब लौटोगे, हैं। कब लौटोगे। कब सुशील वापस जाओगे। सुशील पंडित जी, आज से 2-3 साल पहले आपने जिक्र किया, मुझे एक बात जहन में आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ये भी स्कीम लाई थी, शायद 370 के बाद ही लाई थी, कि वो जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी उनकी रजिस्ट्रीज कैंसिल होंगी। आई माइट बी रॉन्ग, बट आई रिमेंबर रीडिंग सच न्यूज। क्या वो चीज मटेरियलाइज हो पाई थी या ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने कहा था कि सारी डिस्ट्रेस सेल्स को कैंसिल कीजिए, और क्योंकि ये एग्जैक्टली? इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं हाँ और एग्जैक्टली, हाँ इनकी हाँ, कीमत कागजों में दर्ज होती है, क्योंकि आपको यस उसके यस, ये उसके पैसे देने होते हैं सरकार हाँ को। हाँ, ये तो बात उठी थी जिसने जी जिस कीमत में खरीदी है उसको सरकार मुआवजा दे और ये हमारी प्रॉपर्टी हमें लौटाए। जी 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 लेकिन जी। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। ओके ओके और ओके। इसकी एक वजह है, इसकी वजूहात है। हम्म। हमारी सरकार आज भी वहां दिल जीतने में लगी हुई है।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर रिजवान भाई अपने मुंह से दर्जनों लोगों का कत्ल कबूलने वाला सजा नहीं पाता है, उस पर मुकदमा नहीं चलता है, तो फिर किसी का घर हथिया करके बैठने वाला सही बात, बहुत छोटा अपराधी क्यों नाराज किया जाएगा? क्यों नाराज किया जाएगा? बिल्कुल सही बात तो वहां मेरा एक ही गिला था गिलानी साहब की फौत पे है जी। कि ये आदमी अपने किए की सजा भुगते बिना चला गया, चला गया जिसे बिल्कुल जल्लाद के हाथों फांसी के फंदे पर झूलना था, वो आराम से अपने बिस्तर में मौत की नींद सोया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही। एक बहुत बड़ा गिला है और ऐसे सैकड़ों लोग हैं वहां, बिल्कुल सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों। जो आज वहां के हाकिम बने हुए हैं, आइकॉन्स बने हुए हैं, और यहाँ पर हजारों लोग हैं जो जस्टिस की इंतजार में हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक त्रासदी है, एक ट्रेजेडी है। एंड द ट्रेजेडी कंटिन्यूज। जी सुशील पंडित जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल मिला जुला सवाल है कि जब यही कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने आप लोगों को भगाया, कश्मीर की रौनक खत्म करी, बागीचे लूटे, घर लूटे, बलात्कार किए, बर्बाद किया, जब ये लोग जस्टिस की, जब आप टीवी पे कभी देखते होंगे, कोई सेमिनार देखते होंगे, कोई कॉन्क्लेव देखते होंगे, जब ये लोग जस्टिस की और कश्मीरियत की बात करते हैं, तो आप लोग को आप अब यहां पे फिर फर्क आ गया, हमारी बात नहीं हो रही। आपको कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो वहां का पीड़ित है, उसे लगता कैसा है? उसे घृण आती है, नफरत होती है, या कुछ उम्मीद रखता है इनसे? रिजवान भाई, पहले हैरत होती थी, हैरत होती थी, सही, कि ये क्या माजरा है, क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत है, मतलब गजब की जरूरत है, गजब की जरूरत है, गजब की जरूरत कि और वो अपने आप को विक्टिम जतलाना, विक्टिम जतना, ये विक्टिमहुड ओढ़ना, जिसने कत्ल किए हो, अब वो यासीन मलिक, वो बिट्टा जी। कराटे, ये गिलानी, यस, ये अब्दुल गनी भट्ट, भट्ट, ये आसिया अंद्राबी, ये शबीर शाह, जिन लोगों ने खून की होली खेली, सर से खेली। पांव तक हमारे खून में सराबोर हैं, ये कहते हैं कि अब इन्हें जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए। तो हैरत होती थी, और उसके बाद फिर इन पर हैरत होना बंद हो गई। मुझे इस मुल्क पर हैरत होने लगी, जो इन्हें प्लेटफॉर्म देता था, जो हमारा वजीर आजम इन्हें अपने घर चाय नाश्ते पर बुलाता था और इनसे पूछता था कि हमें तजवीज दीजिए कि कश्मीर में क्या किया जाए, और प्लेन का टिकट देता था। ऐसे ऐसे वजीर आजम हुए हैं जो इनसे कहते थे, आप मांग के तो देखो, स्काई इज द लिमिट, ये देश क्या नहीं दे सकता आपको। तो हम सच में एक बहुत बड़ी पीड़ा में थे उस समय। मुझे याद है, पूरा का पूरा समुदाय अपने दो पांव पर खड़े होने की जुगत में था, क्या तो सड़क पे उतरता और क्या लोगों को बोलता पूछता। और हमसे ये कहा गया कि देखो, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, 1993 में हमारा संगठन है पनून कश्मीर, वो तब ह्यूमन राइट्स कमीशन नया नया बना था, जस्टिस वेंकटाचलैया उसके पहले सदर थे। उनके पास ये अर्जी लेकर गया कि हमें निकले हुए 3 साल से ऊपर होने को आए हैं, भारत सरकार ने हमारे विषय में कोई नीति बनाना तो दूर, हमारे जेनोसाइड को तस्लीम तक नहीं किया है, हमें माइग्रेंट बोलते हैं, जैसे हम अपनी इच्छा से चले आए हों, या बाढ़ पीड़ित हों, या भूकंप पीड़ित हों। आप हमारा क्या करेंगे, हमें क्या मतलब समझते क्या है, हमारे लिए क्या मुस्तकबिल है, आपके दिमाग में हमारे साथ क्या हुआ है। तो इसका नोटिस केंद्रीय सरकार को भेजा गया, और केंद्र सरकार ने लिख करके एक एफिडेविट पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा कि ये लोग अपनी मर्जी से कश्मीर से चले आए हैं। क्या बात, क्या बात। और हमसे अनौपचारिक रूप से कहा गया कि आप हमें एम्बैरस मत कीजिए,
ये देश एक बड़े गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है कश्मीर में। हमें वहां के लोगों को संभालना है, उनका दिल जीतना है। आप हमें क्यों पचड़ों में घसीट रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, हमें मालूम है आपके साथ जो कुछ हुआ है, हम आपके साथ ठीक करेंगे। और इस बात को सुनकर के भी हमने सब्र कर लिया। चलिए, यह देश अपने जीवन मरण की लड़ाई कश्मीर में लड़ रहा है, तो हम आड़े क्यों आए? लेकिन वो जिन हथियारों से ये लड़ाई लड़ रहा था, जिन तजवीजों के सहारे चल रहा था, वो आत्महत्या की थी। वो देशभक्तों को दांव पर लगाकर देशद्रोहियों का दिल जीतने की थी। बिल्कुल बिल्कुल यही वो होता है। उनके अपराधों पर पर्दा डालकर उन्हें फिरौती अदा करने की थी। और हम अवाक होकर ये देख रहे थे कि कैसे हेड्स ऑफ द स्टेट बन करके ये आते हैं दिल्ली। जब इनको पाकिस्तानी दूतावास जाना होता है नेशनल डे पे, इनकी गाड़ियों का काफिला देखने वाला होता है, इनको सिक्योरिटी देखने वाली होती है। स्टेट गेस्ट होते हैं साहब, स्टेट गेस्ट होते थे। तो जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, जो जेलम के किनारे जुआ खेलते पकड़े जाते थे, तो पुलिस वाला गर्दन से पकड़कर जिनको हवालात ले जाता था, ऐसा यासीन मलिक आइकॉन बन गया था। और प्रधानमंत्री उसके साथ फोटो खिंचा के दुनिया में बंटवाते थे। ये देख करके हम अवाक थे। हमें तो मालूम था उनकी असलियत क्या है। कश्मीर में ये लोग जो तंजीमें चला रहे थे, तहरीक चला रहे थे, लेकिन इस देश को क्या हुआ है ये देख करके हम अवाक थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है सुनकर, और बहुत अच्छा लगता है ये बातें आप लोगों के विशेषकर मुंह से सुनकर। बहुत सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जो हाल में तालिबान ने अफगानिस्तान को रन ओवर किया है, जो हाल में एंटी टेरर एजेंडे को लेके दुनिया ने तालिबान की तरफ अपनी पीठ की है, मेरा यह मानना है कि जहां 2 साल पहले टेरर को लेके हम बोलते थे कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, सुशील भाई, जी, पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मुझे ये लगने लगा है रशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका का हाल देख के कि इस एंटी टेरर की लड़ाई में पाकिस्तान नहीं, वाकई हम आइसोलेट हो गए हैं। बहुत पते की बात कही आपने। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो तालिबान, जब ये 370 हटा था, उस टाइम किसी के जहन में भी नहीं था 2 साल पहले कि तालिबान उसको टेक ओवर करेगा, पाकिस्तान एक यूफोरिया की स्टेज में आएगा, नॉन स्टेट एक्टर्स और पनपेंगे, तालिबान में वैक्यूम्स होंगे जहां पर जैशे मोहम्मद वगैरह वगैरह अपने लड़ाके तैयार करेंगे, आतंकवादी तैयार करेंगे। अब ये जो शिफ्ट आया है पिछले 1 महीने में बतौर कश्मीर, और फिर मैं ये सिर्फ टेरर की बात नहीं कर रहा, टेरर की बात आर्मी निपटेगी, ये मैं एज एन इंडियन भी नहीं पूछ रहा हूं, मुझे उसका इफेक्ट नहीं होगा। मैं ये बात एज एन इंडियन एंड एज ए, फिर रिपीट कर रहा हूं, कश्मीरी हिंदू एंड कश्मीरी पंडित आपसे पूछ रहा हूं, इस तालिबान रन ओवर का जो कोलैटरल स्पिल ओवर या इफेक्ट, क्या आपको लगता है कि 370 का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था वैली में, उसमें कोई आगे जाकर ये कोई हर्डल बनेगा, डिटरेंट बनेगा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रिजवान भाई, आपने बहुत सही इस बात को पहचाना है कि आज भारत आइसोलेट हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की पौबारा है और भारत पर एक खतरा है। वो खतरा इस तरह है कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका था और पाकिस्तान में अमेरिका था, चीन की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कुछ ज्यादा एडवेंचरस हो जाए। आज दुनिया भर की पावर इक्वेशंस रीराइट की जा रही हैं सब चेंज हो गई, सब चेंज हो गई। और जो गारंटर थे स्टेबिलिटी के, सिक्योरिटी के, वो हवा हो गए हैं। हवा हो गए, हवा हो गए। तो ऐसे में आज भारत अपने बूते खड़ा है और
कश्मीर क्योंकि एक लो हैंगिंग फ्रूट समझा जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारी सबसे कमजोर कड़ी समझा जाता है, जी जी। उसकी तरफ तो लालच बहुत पुराना है हमारे पड़ोसियों का। पुराना पुराना। वो और ज्यादा नहीं ललचाएंगे, ऐसी तजवीज कैसे मान लेगा कोई? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो प्रेशर्स बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़े, चुनौतियां बढ़ेंगी, चुनौतियां और उसका खमियाजा हम भुगतने के लिए न सिर्फ तैयार हों बल्कि उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हों अपने बूते। आज इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बेहतर बेहतर बेहतर। सुशील पंडित जी, आगे चलते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में एक बात बहुत सुनने को मिलती है, कुछ लोग उसको रेटोरिक कहते हैं, कुछ उसको हकीकत मानते हैं, रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि हम एक दिन पीओके वापस लेके रहेंगे। ये बहुत सुनने को, आपको भी सुनने को आता होगा। फिर मैं भारतीयों को दो हिस्सों में बांटता हूं, एक आम भारतीय और एक कश्मीरी हिंदू भारतीय। ये बहुत अहम मेरी स्टडी का फर्क करता है जब मैं आपकी तरफ से एक चीज सोचता हूं या लखनऊ में बैठ के एक चीज सोचता हूं। एज ए कश्मीरी हिंदू, एज ए कश्मीरी पंडित, जिसने कश्मीर की नस नस रग रग को देखा है, पास से झेला है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हम पीओके को रिट्रीव करने की बात करते हैं, और आज पीओके रिट्रीव हो गया। इमरान खान ने चांदी की तश्तरी में रख के पीओके नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। कश्मीर की इंटरनल प्रॉब्लम, कश्मीर की स्टेबिलिटी, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित के नजरिए से, डू यू अप्रिशिएट द आइडिया दैट पीओके कम्स बैक टू इंडिया, और डू यू फील कि वो गंध, वो विचारधारा जो जहां है वहीं रहे, वापस आ गई तो और समस्याएं खड़ी होंगी? इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट क्योंकि ये बात होती है, मुझे आपसे इसका जवाब चाहिए। देखिए, पीओके हमारा है और हमें वापस लेना है, ये हमारा आग्रह बना रहे। जो यथार्थ है वो ये है कि इस देश ने बहुत पहले ये तजवीज पाकिस्तान को दी थी कि एलओसी को हम इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं, शांति से रहते हैं। तो हम अपने जहन से पीओके तो बहुत पहले दे चुके थे। हमने पीओके वापस लेने के लिए आज तक एक कौड़ी इन्वेस्ट नहीं की है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर चला गया है, हमारा कश्मीर लेने के लिए कंगाल हो गया है, टूट फूटने की कगार पर है। लेकिन पीओके लेने के लिए आज तक हमने संसद में एक रेजोल्यूशन पास करने के अलावा कुछ किया हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने जहनी तौर पर उसे कई बार मुज़ाकरात में दे चुके हैं। तो पाकिस्तान है, वो कहता है कि आप हमें वो दे रहे हो जो हमारे पास पहले से है। पहले से है, एग्जैक्टली। वो नहीं मानता, वो नहीं मान रहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो नहीं मान रहा है। तो इसी से हमें उसे वापस लेने का रास्ता मिलेगा। लेकिन आपसे अपने हिस्से का कश्मीर संभालने की सलाहियत अभी ज्यादा जरूरी है। उसे ठीक कीजिए ना। एग्जैक्टली। जिस दिन आप उसे ठीक कर लेंगे, आप पीओके को लेने लायक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बहस में अभी पढ़ने की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, आगे चलते हैं साहब। 370 हट चुका है, नरेंद्र मोदी जी मोर्चा संभाले हुए हैं। मान के चला जा रहा है आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी फिर 2024 रिपीट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मान लीजिए कि कुछ कश्मीर कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है इट इज लिंपिंग बैक, या उस सीलन की बदबू खत्म हो गई है। क्या भविष्य को देखते हुए कश्मीर के दो नॉर्मेलसी हैं? एक नॉर्मेलसी मेरे लिए है, मिस्टर संदीप के लिए है, मिस्टर एक्स एंड वाई के लिए है, कि हम कश्मीर गए, हम 3 दिन रुके, हम डल लेक में हमने बोटिंग की, पहलगांव गए, गुलमर्ग गए, बड़ा अच्छा लगा, वेलकम हुआ, हम वापस आ गए और हमने आके कहा भाई कश्मीर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक ये नॉर्मेलसी है, ये मेरे लिए नॉर्मेलसी है। एक सुशील
पंडित जी के लिए एक नॉर्मलसी है कि सुशील पंडित जी क्या ऐसा सोचते हैं कि क्या कश्मीर कभी ऐसा नॉर्मल होगा कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित एक बार पुनः सोचेगा कि अपने वतन वापस चलते हैं, वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं बिजनेस करेंगे? छोटा सा सवाल है, विल कश्मीरी पंडित्स एवर ट्रस्ट द वैली अगेन? देखिए, वो मेरा घर है, वहां तो मैं जाऊंगा, वहां लौटूंगा, इसमें दो राय नहीं है। और हमारा लिटमस टेस्ट भी यही है नॉर्मलसी का। यस, एग्जैक्टली, ये लिटमस टेस्ट है। यही लिटमस टेस्ट। 3 दिन के लिए गए और वापस आ गए, वो टेस्ट नहीं है। तो वो तो वहां के तिजारती के लिए और वहां के कारोबारी के लिए जरूरी है, तो वो आपको देख देख के खुश भी हो लेगा और आपको बर्दाश्त भी कर लेगा, आपसे पैसे कमा के आपसे रुखसती भी ले लेगा। लेकिन लिटमस टेस्ट अगर इस भारत को, इस देश को बचना है और कश्मीर को भारत में रहना है, तो एक प्रीरेक्विजिट है, ये एक शर्त है जिस शर्त पर वो रह पाएगा, और वो यही है कि एक हिंदू भारतीय कश्मीरी होने के नाते मैं वहां जाकर रह पाऊं। और जिस दिन ये देश उस जरूरत को समझेगा, इस लिस्ट में लिटमस टेस्ट में कामयाब होने की जरूरत को समझेगा, उस दिन वो इस दिशा में काम करेगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है सुशील पंडित जी, आप ही की बात को बस आगे बढ़ा रहा हूं, ये सवाल नहीं है। मैं डल लेक पर जाके घूमा, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट कश्मीरियत एंड नॉर्मलसी। सुशील पंडित जी वॉकिंग स्टिक लेके वहां पर वॉकिंग कर रहे हैं डल लेक के किनारे, ये नॉर्मलसी है, मेरा ये मानना है, और हम लोगों को यही लक्ष्य रखना चाहिए। सुशील पंडित जी, अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के अलावा, हुर्रियत के अलावा जी, और कांग्रेस की गलतियों के अलावा, क्या कश्मीरी आम मुसलमान भी इस कनाइवनेस में था, एक स्पेक्टेटर था, मूक दर्शक बन के देख रहा था, या मिला हुआ था उन ताकतों से जो आप लोगों को अपने वतन कश्मीर वैली से भगाना चाहते थे या भगा रहे थे, प्रोसिक्यूट कर रहे थे? तो आपने कहा ये मुश्किल सवाल था। इसी से एक मिलता जुलता आपसे और सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने भी ये 2-3 जगह पढ़ा है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। ये तो आपने जो अपना दर्द बताया, ये कश्मीर का बताया, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे लोगों ने बेवफाई करी, जिनके साथ हमने क्रिकेट खेला उन्होंने बेवफाई करी, और ऐसी आपने बहुत सी बातें बताई। अब आप लोग कश्मीर के बाहर आ जाते हैं, कश्मीर वैली आप लोग एक सिलसिलेवार तरीके से अपनी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स लेके, घरों में सिर्फ भगवान का नाम लेके ताला मार के कश्मीर वैली छोड़ देते हैं, और आप लोग जम्मू की तरफ आ जाते हैं। इस दर्द के अलावा जो आप कश्मीर से लेके आ रहे थे, जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली में, क्या यहां की जनता ने आपको वो मरहम लगाया, वो एम्पैथी दिखाई, जो सन 47 के बाद वहां से वेस्ट पाकिस्तान से आने वाले सिंधी और पंजाबी भाइयों के साथ दिल्ली में, पंजाब में, अलग अलग जगह दिखाई गई थी? तो आप लोगों को क्या ऐसा ही यहाँ वेलकम मिला जम्मू पहुंचने के बाद? आगे एक अपनेपन का एहसास हुआ, एक कॉमरेडशिप का एहसास हुआ, एक कॉपरेशन का एहसास हुआ, या यहाँ भी आप अपेक्षा के अनुसार जो सोच के वहां से चले थे, यहाँ का रिस्पांस, नॉर्थ इंडिया का रिस्पांस आपको ऐसा नहीं मिला? देखिए, हम इस मामले में थोड़े खुशकिस्मत थे कि हमारे पास एक देश था पूरा भरा पूरा, जहां जाकर के हम शरण लेते, और जिसने देखा और जाना, उसने अपना दिल खोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कतई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसा मानते सुनते हैं कि साहब जम्मू में, जी, जम्मू की बात कर रहा था मैं, कि हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि हम कश्मीर में थे और
सारी सियासत और ताकत कश्मीर के हाथ में थी और उसका जम्मू के साथ एक सौतेला व्यवहार रहा, जी, हमेशा। तो जम्मू के लोग सभी कश्मीरियों को इसका कसूरवार मानते थे, ओके, क्योंकि ओके, हम भी कश्मीरी ही थे। ओके, उन्होंने ओके। ये फर्क नहीं किया, कुछ लोगों ने, हम्म, कि हम उन लोगों के सताए हुए हैं जिनके वो खुद सताए हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने हमें कश्मीरी माना, हमें हिंदू विस्थापित नहीं माना। और बिल्कुल सही ऐसी बात। गलतफहमी में, जी, और कुछ लोगों की ये गलतफहमी आज भी है, जी, जिनकी कश्मीरियों के प्रति एक वितृष्णा है, जी, गुस्सा है, शिकायत है, जी, वो हमें आज कश्मीरी मानते हैं जी, और कहते हैं कि हम लोगों का जो हक कश्मीर ने मारा है, जी। उसका फायदा आपको भी मिला है, चाहे वो ओके, इस बात से वाकिफ ना हो ओके। कि हमारे अपने मसले थे वेरी और हम इंटरेस्टिंग। खुद उसमें पिस रहे थे। देखिए, दिक्कत यही नहीं है, दिक्कत नैरेटिव की भी है, जी, कि एक ये नैरेटिव चलाया गया कि जम्मू का जो डोगरा है वो जी, अ, कश्मीर के हिंदुओं के साथ उसका तालमेल नहीं है, जी, और इसको पैदा करके कुछ तकलीफें बढ़ाने की कोशिश हुई हमारी, जी, फूट डाल करके। बहुत से लोग उस झांसे में नहीं आए, जी। लेकिन इस तरह के नैरेटिव्स चले। मैं इस बात से मना नहीं करूंगा, हम्म, लेकिन आम तौर पर हम्म, मैं जम्मू का शुक्रगुजार हूं, मतलब आत्मा से अनुग्रहित हूं कि बहुत अच्छा। उन्होंने उस शहर की, जिसकी तादाद, जनसंख्या ओवरनाइट दुगनी हो गई, जी, हम लोगों को जगह दी, हम्म, हम लोगों के लिए बंदोबस्त किया, जी, खुद तंगी में रह करके हमारे लिए जगह बनाई, जी, और फिर हमें फिर से अपने पांव जमाने का, खड़े होने का सहारा दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा एहसान है जो हमारी पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। और जम्मू हमारे लिए एक तरह से दूसरा घर हो गया। जी, तो जी, लेकिन वहां पर मैंने जैसा कि कहा कि कुछ लोग एक हिकारत पाले हुए हैं, जी, कुछ लोगों को उस हिकारत पालने के कुछ और नए कारण मिल गए हैं। एक जी, कारण वो ये भी समझते हैं कि देखिए, ये कैंपों में पड़े हुए हैं, इनको सरकार जो भी थोड़ी बहुत भी इमदाद देती है, तो वो मुफ्त की इमदाद इन्हें ही क्यों मिलती है। जी, या फिर कुछ फूट डालने की भी कोशिशें की गई, क्योंकि कुछ रेफ्यूजीज जो सीमा पार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे, हम्म, उनको लगता है कि साहब हमारा दर्द, हमारी जलावतनी, हम्म, हमारा लुट पिट के आना यहाँ हम्म, आज किसी को याद नहीं है, याद हम नहीं भी है। इसी तकलीफ से गुजरे हैं। जी, लेकिन इन लोगों का भी जो ताजा दम उठ उठ के आए हैं वहां से, जी, इनके ऊपर सब नजरसानी हो रही है, सब तवक्को, सब कुछ। तो ये कुछ छोटे छोटे बातें हैं, तंगदिली है, जो लोग पाले बैठते हैं, और कई बार मुंह से न भी बोलें तो उनके लहजे में, उनके कामकाज में, उनके तौर तरीकों में ये झलक जाता है। झलक जाए। ठीक है। सुशील पंडित जी, बिल्कुल लेटेस्ट से थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पीछे चलते हैं। Let us talk about 1985, 84, 86, and 86 was the period when I first visited कश्मीर वैली। उसके बाद मैं 8 बार विजिट कर चुका हूं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी मैंने सर्वे करने के लिए विजिट किया था। आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं। आप लोग कश्मीर के मूल बाशिंदे थे, बाद में उसका इस्लामीकरण हो गया, वो सब हिस्टोरिकल चीज हैं, उससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस मिलिटेंसी के दौर में आने से पहले, इसीलिए मैं 1986 एंड अर्लियर की बात कर रहा हूं, नॉट लेटर। एज कश्मीरी हिंदूज, आप एक
मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रह रहे थे, क्या आप वहां मिलिटेंसी से पहले हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई फर्क नहीं था, कोई फियर, कोई एनिमोसिटी, कोई एप्रिहेंशन नहीं था? अगर सुशील पंडित जी के परिवार के साथ कोई कश्मीरी कोई गलत करता, सुशील पंडित जी बड़ी नॉर्मली थाने जाते, एफआईआर लिखाते, पुलिस आती, विवेचना करती, उस मुस्लिम को पकड़ती, आपको प्रोटेक्ट करती। आई मीन वॉज इट अ वेरी नॉर्मल सोसाइटी, या मिलिटेंसी के पहले भी वहां पे ट्रेसेस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी शोविनिज्म थे? जी, हमारे एक बहुत कश्मीरी समुदाय के कवि हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी, मेरे गुरु स्वरूप पिता स्वरूप हैं। उन्होंने एक बार इस बात के जवाब में कहा था कि हम रह नहीं रहे थे, सह रहे थे। बिफोर मिलिटेंसी। जी हाँ। और वहां से हमारा विस्थापन जो है 1990 में तो एक मुश्त बाढ़ की तरह हो गया। उससे पहले ये विस्थापन रिस रिस के हो रहा था। हम कट कट के घट रहे थे, क्योंकि हमारे लिए वहां के स्कूल कॉलेजेस में एडमिशंस, वहां की नौकरियों में आ पाना, वहां व्यवसाय में जम पाना, वहां के सरकारी ठेकों में किसी तरह का अवसर ढूंढ पाना, वहां बैठ करके काम धंधा करना, इसकी गुंजाइशें बिल्कुल जिसको कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से खत्म की गई। और हमें बार बार ये उल्हाना दिया जाता था, भाई आपके लिए तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, यहां क्यों हो, ये सुनने को मिलता। तो मेरे पिता को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कश्मीर से बाहर आना पड़ा। मैं ऐसे सज्जनों को जानता हूं मेरिट लिस्ट में थे, जिनको मांगने क्या बिना मांगे एडमिशन मिलना चाहिए था, उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आकर के खटखटाने पड़े और अपने लिए जगह मांगनी पड़ी। कश्मीर में एक अनरिटन अनडिक्लेयर्ड रूल था, 70% जॉब्स कश्मीर घाटी के मुसलमानों को मिलेंगे और 25% जॉब्स जो कि आधी जनसंख्या है जम्मू क्षेत्र की उसको मिलेंगे, यानी उसकी प्रोपोर्शन का आधा। समझ गया। और बाकी के 5% जॉब्स वो लद्दाख हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, शिया हैं या कोई और है, उन्हें मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोगों को तो बिल्कुल हाशिए से भी बाहर रखने की कोशिश थी। और इसमें मुझसे पहली पीढ़ी के लोग 50 के दशक में, 60 के दशक में रिस रिस कर बाहर आते रहे अवसरों की तलाश में, और फिर उन्होंने नौकरियां बाहर की, परिवार बाहर बसाए, और कश्मीर में सिर्फ आना जाना रहता था उनका। तो ऐसी परिस्थिति थी और इससे भी वो खुश नहीं थे। इसके बावजूद 1986 में रायट्स हुए कश्मीर में, अनंतनाग के अंदर। 40 से ज्यादा मंदिर तोड़ फोड़ कर दिए गए। ये रायट्स जिसमें मुफ्ती साहब का हाथ बताया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रायट्स हुए थे ताला खुलने के कारण अयोध्या में। यस यस यस। और उसको बहाना बनाकर मुफ्ती साहब उस वक्त उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर वहां फारूक अब्दुल्ला को बाहर करके शाह साहब को मुख्यमंत्री बनाया था। सपोर्ट कांग्रेस का था। तो वो कह रहे थे कि ये हमारे सपोर्ट पे मुख्यमंत्री क्यों बने, हम क्यों ना बने, तो उन्हें किस तरह बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। तो इस चक्कर में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में, बिजबिहाड़ा में, अनंतनाग में हम लोगों के घर फूंक दिए, हमारे मंदिर तोड़ दिए, हम लोगों को जाँ बहक किया। तो हम लोग हर मौके पर, अगर हिंदुस्तान मैच जीत जाता था पाकिस्तान से, तो हमारी खिड़कियों के शीशे टूटते थे।
और पाकिस्तान जीत जाता था तो जश्न में हमारी खिड़कियों के शीशे टूटते थे। हिकारत से और बहुत अपमानजनक तरीके से पेश आया जाता था। हमारे घरों की लड़कियां कई बार ये मुनासिब समझती थी कि बिना बिंदी लगाए निकला जाए ताकि पहचान में ना आए। मैं खुद इस बात का चश्मदीद रहा हूं कई बार कि सार्वजनिक रूप से बातचीत के लहजे में बार बार अपमानजनक तरीके से संबोधित किया जाता था। मैं बहुत छोटा था तो मेरी नानी बाहर खेलने नहीं जाने देती थी, इस डर से। वो कहती थी घर पे खेल, तू बाहर जाएगा तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, तू लड़ेगा तो फिर तेरा क्या होगा। एक शर्त पे जाने दूंगी कि चाहे कोई हो जाए, खेल में कितनी भी बेईमानी हो, तू झगड़ा नहीं करेगा। तो मुझे तो वो बचपन तक याद है। और हमें बार बार कहा जाता था कि भाई चुपचाप मुंह झुका के चले आना, झगड़ना मत। क्योंकि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों की जितनी भी बात सुनी जाती है वो 89 के बाद की सुनी जाती है। इसीलिए मैंने आपसे 89 के पहले का सवाल पूछा। सही बात। सुशील पंडित जी, इसी सवाल से फिर एक सप्लीमेंट्री सवाल निकलता है कि जब मिलिटेंसी से पहले ये हाल था कि रिस रिस के वहां से एक्सोडस हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, आप पूरा हाल मिलिटेंसी से पहले का बता रहे हैं, उसके बाद इतना झेलम से पानी बह गया, इतनी नफरत बह रही है, इतना खून बह गया, क्या आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने आशावादी हैं कि आपको लगता है कि फिर से एक नॉर्मलसी कश्मीरी हिंदू के लिए उस वैली में आएगी जो प्री मिलिटेंसी डेज से के पहले के टाइम से भी बेहतर होगी? जी, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका मेरे पास केवल एक जवाब है रिजवान भाई। कश्मीर मेरा घर है, मेरे पुरखों की जमीन है, मेरे वहां तीर्थ हैं, मंदिर हैं। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी इस आस में चले गए कि हम अपने इलाके के उस शमशान में जाकर के मुखाग्नि पाएंगे और दहन होंगे। तो वो मेरा परिवेश है, वो मेरा खान पान है, वो मेरी आबो हवा है, वो मेरा घर है। अपना घर तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत वहां से जबरदस्ती कुछ समय के लिए निकाल बाहर किया गया हूं, लेकिन घर तो वो मेरा है। अब रही बात कि वहां जाके रहूंगा कैसे, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और इस पर हमारा जो संगठन है पनून कश्मीर, उसने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसका नाम है मार्गदर्शन। हम अपनी भारत सरकार से ये मांग करते हैं, करते रहे हैं, और ये 3-4 मांगे हैं कुल, छोटी छोटी। एक, कि हमारे साथ जो हुआ उसकी पुष्टि कीजिए, उसको मान्यता दीजिए, उस पर लीपापोती मत कीजिए। ये मानिए कि हमारी नस्ल कुशी हुई है, हमें अपने घरों से, हमारे अकीदे की वजह से, हमारी पहचान की वजह से हमें बेदखल किया गया है, इसे मानिए। दूसरा, हम लोगों के साथ ये जो जघन्य अपराध हुए हैं, जो नाइंसाफी हुई है, जो नस्ल कुशी के अपराधी हैं, उन्हें सजा दीजिए, हमें न्याय दीजिए, हमें इंसाफ कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि पीड़ित और जो बचे हुए हैं उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। और जब अब आप मानेंगे कि नस्ल कुशी हुई है तो फिर आप पर ये लाजिम है कि आप नस्ल कुशी करने वालों को सजा दें। तीसरी बात ये कि इस नस्ल कुशी के सभी अपराधी ना हों, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लाभार्थी जरूर हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट लिया है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नाजायज कब्जे किए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ये नाजायज कब्जे उनके बने रहेंगे,
दोबारा नस्ल कुशी करने का इंसेंटिव भी बना रहेगा, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम, वो हम फिर जाएंगे, फिर बसेंगे, वो फिर उन्हीं ललचाई आंखों से देखेंगे। तो जब तक आप ये चोरी का माल जब्त नहीं करते, ये माल उनसे वापस नहीं छीनते, तब तक हमारा लौटना मुनासिब नहीं है। और चौथी बात, हम कह रहे हैं कि अब हम पुरानी जगहों पर छितरा कर जिस तरह रहते थे, एक मोहल्ले में 150 के मोहल्ले में 2-4 घर, एक गांव में 4-5 परिवार, उस तरह अब हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तब फिर हम सिटिंग डक्स होंगे, फिर बलि के बकरे बनेंगे, फिर उनके गुस्से, उनके नजले का शिकार होंगे। हमें कश्मीर में हमारा हिस्सा चाहिए, सरकार जमीन अधिग्रहित करे और हम पूरे के पूरे समुदाय को ले जा करके वहां बसें और अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को पुनर्जीवित करें, जो कि आज खत्म होने के कगार पर है। अपने बच्चों को कश्मीरी पढ़ाएं, अपने हिसाब किताब से रहें, अपने खान पान से रहें, अपनी पूजा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति, उसको पुनर्जागृत करें, जो कि आज हाथों से फिसली जा रही है। और कश्मीर में इसके लिए एक जगह हमें दी जाए, वहां फिर इस देश के सब देशभक्त आकर के हमारे साथ बसें, हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां फिर सब इस देश को अपना देश मानने वाले, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, किसी भी मान्यता के हों, आए हमारे साथ रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अब अपनी गर्दन इस फंदे में दोबारा डालने वाले नहीं हैं। आज हमसे ये तवक्को की जाती है कि देश के सेक्युलरिज्म के लिए, जिस तरह हम सैंडबैग्स बने हुए थे 60-70 साल, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों और भेदभावों की अनदेखी होती थी, क्योंकि इस देश को कश्मीर के जमातियों से और जिहादियों से सेक्युलर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता थी। हमारे ऊपर किए गए अपराधों को, पापों को ढांप दिया जाता था इस उम्मीद में कि आप दिल जीत लेंगे कश्मीर के आम मुसलमान कयादत का। तो साहब, हम अब फिर उस बलि की भेंट चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना दिफा खुद करेंगे, अपना इंतजाम खुद करेंगे, अपने स्कूल, अपने शोबे, अपने दफ्तर, अपने थाने खुद चलाएंगे। हमें इसी सलाहियत है, दुनिया भर में हम ये कर रहे हैं, और एक आपको मॉडल यूनियन टेरिटरी बना के दिखाएंगे जो आप हमारे सुपुर्द करेंगे। कश्मीर तो हम जाके रहेंगे, और यदि भारत को कश्मीर में बचना है तो बिना ऐसे समुदाय के जो बिना शर्तों के भारत को अपना देश मानता हो और बेलौस इस देश का देशभक्त हो, इस झंडे को समर्पित हो, इस यहां की मिट्टी को, यहां की आबो हवा को, यहां की सिविलाइजेशनल वैल्यूज को समर्पित हो, ऐसे समुदाय के बिना आप घाटी को अपना बहुत देर तक नहीं रख पाएंगे या कह पाएंगे। वहां पर ऐसे लोगों के बसने की जरूरत है जो इस देश को अपना मानते हैं, और इसलिए हमारे वहां जाने से ज्यादा, हमारी जरूरत से ज्यादा ये देश की जरूरत है कि हम वहां जाकर के बसें, और ये देश को तस्लीम करना चाहिए। जब आपने उस अलग जगह की एक नई बात मैंने सुनी कि उसी जगह में एक स्पेस जो एक यूनियन टेरिटरी हो, वो काट के सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को या हिंदूज को या भारत से कोई जाने वाले जो भी हों उनको समर्पित की जाए। हियर यू डोंट मीन जम्मू, हियर यू मीन द कश्मीर वैली, राइट? यस, एब्सोल्युटली। कश्मीर वैली इज माय होम, इज योर होम। ओके, सो यू मीन टू से, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका अब मुझे ज्यादा बेटर जवाब मिला कि विल कश्मीरी हिंदू ट्रस्ट द वैली अगेन। सो हियर इट मीन्स कि सुशील पंडित जी आज ये इस बात का एहतराम कर रहे हैं, इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि ही इज नॉट होपिंग फॉर अ मिरेकल ऑफ प्री 1980 डेज, ही फील्स
कि अगर सब चीज नॉर्मल भी हुई तब भी मैं जाके कश्मीर की वैली में घुल मिल के पहले की तरह नहीं रह सकता, एंड सिर्फ अपने घर वापस जाने, अपने वतन जाने के लिए आप एक तरह से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी को गेटो स्टाइल से एक अलग लैंड लेके डेवलप करना चाहते हैं, रादर देन trusting the Kashmiri people and the Kashmiri Muslim and the fire of Nizam-e-Mustafa और Muslim majority chauvinism again. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह का भरोसा करने लायक आज मेरे पास कोई भी आधार नहीं है, वजह नहीं है। इट मीन्स फिर हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे, पर मैंने इतना पढ़ा है कश्मीर को, बट आज मैं साक्षात फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सब सुन रहा हूं कि जो आज से 10 दिन पहले शोभा यात्रा कहें या कृष्ण ये जन्माष्टमी पर जो यात्रा निकली, बहुत चर्चा में रही, बहुत उसका फोटोग्राफ्स आई, जिक्र आया, इट मीन्स सुशील पंडित जी वो एक अच्छी बिगनिंग है, एक अच्छा कदम है, लेकिन दैट इज मोर ऑफ ए कॉस्मेटिक नेचर फॉर people like Sushil Pandit ji rather than changes happening on the ground. रिजवान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये किसी मुर्दे को लिपस्टिक लगा के सजाने की कोशिश है। आप चेहरे को पोत कर खूबसूरत दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी जलसे में आगे पीछे गाड़ियां और पुलिस की तैनाती और सुरक्षा भी लोगों ने देखी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आज के कश्मीर का, 2 उदाहरण दूंगा। चलिए, आज से कोई 1.5 बरस पहले वसीम बारी नाम का एक शख्स था, हंदवारा जिले का भाजपा का युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। पुलिस थाने के मुश्किल से कुछ 100 गज दूर उसका घर था और उसको 10-12 पुलिस वालों की, पीएसओज की सुरक्षा प्राप्त थी। उस दिन वो वहां नहीं थे और घर में घुस करके उसको, उसके भाई को, उसके पिता को गोलियों से भून डाला गया। ये वहां का मुसलमान था, भाजपा में सक्रिय था, और ये आज के भाजपा शासित केंद्र शासित प्रदेश में, जो सीधा गृह मंत्रालय से प्रशासित है, वहां पर भाजपा का ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है, उसकी निगरानी में हो रहा है। चलिए, एक आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र में हो सकती हैं ऐसी दुर्घटनाएं, मान लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आता। इन 3 शवों को दफन होने के लिए इलाके के कब्रिस्तान ने जगह नहीं दी, मना कर दिया, उनके अपने स्थानीय कब्रिस्तान। वहां किसी मौलवी ने आकर इनका नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया। तो इस सरकार ने, जिसको चलाने वाली पार्टी का वो कारकुन था और उसकी फैमिली थी, इन्होंने रास्ता निकाला, एक जेसीबी बुला के उनको उन्हीं के खेत में 3 कब्रें बना के गाड़ दिया गया और एक पीएसओ से बुला के भापा पड़ दिया गया। अगर वहां के स्थानीय मुसलमान का, जो केवल इस वजह से कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका ये हाल है, तो मेरा क्या होगा? आज भी भाजपा के 400 से ज्यादा कारकुन रात को अपने घर में नहीं सोते हैं, उन्हें सेफ हाउसेज में सोना पड़ता है। तो अगर यह स्थिति रूलिंग पार्टी की अपनी निगरानी में, अभी तो कोई महबूबा मुफ्ती या अब्दुल्ला नहीं है ना शासन में, अभी तो आपका सीधा शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है, 370 का भी कोई अड़चन नहीं है। अगर ऐसे में कश्मीर की ये स्थिति है, तो आप किन हालात में आम हिंदू से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी बहू, बेटी, मां, बूढ़े बाप के साथ वहां जाकर इत्मीनान से रहे?
किस बिना पर यह अपेक्षा पालते? सुशील पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को कश्मीर की नॉर्मेलिटी को समझना और आपके नजरिए से समझना बहुत दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, जितना भी आप की उम्मीदों पर हालात खरे उतरे हैं, जितना भी आप हालातों से निराश हैं, ऑल सेड एंड डन, इज देयर with regards to Kashmir, internal security of Kashmir and whatsoever, is there any better choice than Narendra Modi and Amit Shah? Of course not. Of course not. Of course not. Of course not. Yes. लेकिन yes. can Narendra Modi and Amit Shah do any better? Of course, a lot better. Okay. 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 Is this the limit to what Amit Shah and Narendra Modi can do? Certainly not. Okay. 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 Understood. तो हमें उम्मीद भी है तो इन्हीं से है, इन्हीं से है। और अगर नाउमीदी होती है किसी से तो इसी वजह से होती है क्योंकि ये उससे है कि उम्मीद होती है। उससे उम्मीद होती है। बहुत बहुत हम कभी कांग्रेस से नाउमीद नहीं हुए। एग्जैक्टली वही मैं सुनना चाह रहा था। देयर इज नो बेटर चॉइस देन दीज टू पीपल, हाँ। दिस कॉम्बिनेशन। जी हाँ। सुशील पंडित जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। 10 किताबों पढ़ने से ज्यादा आपसे बात करके मैंने सीखा। जो आज आपसे मेरी गुफ्तगू हुई है, या यूं कहो जो मैंने आपको सुना है, ये मेरे दिल में, मेरे जहन में हमेशा रहेगा। इंशाल्लाह कभी सुशील पंडित जी मुझे कश्मीर बुलाएं और हम दोनों साथ डल लेक पे किनारे बैठ के That will be the day. भुट्टा खाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। That और will be the day. बात खत्म करते करते एक बात बोल के जाऊंगा। आपसे बहुत लोगों ने बात की होगी, चर्चाएं की होंगी, जैसे मैंने की। सीए के टाइम पर एक, फिर अपनी बात खत्म करूंगा, एक नारा चला था, वो आपने भी उसका जिक्र किया, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, सुना होगा आपने जी। तो चलिए, अगर मैं ये मान लूं कि पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, कश्मीर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले सभी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं, तो रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सुशील पंडित जी, आपसे, आपके परिवार से, कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी हिंदुओं से, आपकी माँ बहनों बेटियों से, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद आपसे हाथ जोड़ के जो हुआ उसके लिए माफी मांगता। मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत गलत हुआ, सच में। हमें माफ कर दें, कम से कम मुझे माफ कर दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। रिजवान भाई, आपसे आप पास होते तो मैं खड़े होकर आपको गले लगा लेता। जब मैं आपसे मिलूंगा आपके हाथ चूमूंगा। आप लोग हर मामले में हमसे बहुत बड़े हैं, धैर्य में, हिम्मत में। हम आपके सामने कुछ भी नहीं। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आई लव यू सुशील भाई। एंड इंशाल्लाह सब ठीक होगा, अमन वापस आएगा। हमें माफ करें, खुदा। थैंक यू सो मच। और ये स्नेह बनाए रखें, अपने शुभकामनाएं बनाए रखें। ये बनेगा नहीं और मजबूत होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।